चैप्टर का नाम लिखो बेटा, ऑल्टरनेटिंग करंट। वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं पढ़ा दूंगा, सवाल जो भी है सब बन जाएंगे। इसके पहले तक जो भी तुम पढ़ रहे थे वो डीसी था। डीसी में क्या होता था, अगर डीसी की बात करें, डीसी वोल्टेज की अगर हम बात करें, तो उसकी पोलैरिटी और वैल्यू सेम रहता था। अब जो ऑल्टरनेटिंग होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, वो देखो किस तरीके का होता है। वो कई सारी शेप्स का हो सकता है। इट कैन बी ऑफ मेनी शेप्स। रुको जरा, मैं थोड़ा स्पेस बना लूं आगे पहले इसमें। It can be of many different forms. पर हम लोग जो 12th में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग में तो चलो अलग अलग, हम लोग जो 12th में पढ़ेंगे, हमारा जो ऑल्टरनेटिंग होगा वो साइन या कॉस होगा। हम लोग जो पढ़ेंगे, जैसे यहाँ देखो, जैसे ये पेन के में अगर हम ये वाला करंट बोलते हैं, ये वाला करंट फ्लो कर रहा है, एसी करंट, लेट से वो बता रहा हूँ अभी, ये एसी करंट अगर फ्लो कर रहा है, बेटा ध्यान देना। अच्छा चलो पहले बना लो फिर बताता हूँ। चलो पहले ये बना लो, पहले डीसी बना लो, डीसी बना लो। हाँ अनंतो, क्या हो गया था किसको? आपकी तबीयत ठीक? हाँ, ठीक है चलिए, ठीक 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 ठीक। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक। हाँ ये बनाओ, ये डीसी तो बना लिया आपने। अगर कोई बोलेगा ये क्या, ये सर ये क्या है, दिस इज स्क्वायर, स्क्वायर वेव। सर ये क्या है, ट्रायंगुलर एसी। तो अभी पहले तब बना लो, फिर बताऊंगा क्या होता है ये। एक बार मतलब प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा, देन स्लोली स्लोली विल मूव। बना लिया? यस सर। यस सर। ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज बेसिकली साइन और कॉस एसी सिग्नल। उसको मैं एक बार प्रैक्टिकली बता दूं कि उसके लगने से क्या हो रहा होगा। एक बार बस समझ लो कि जैसे सपोज एसी करंट, इसकी जो इक्वेशन होगी ना, ये साइन और कॉस की, दिस इज द इक्वेशन। सर यहाँ तो ये साइन की है, बट बेटा जनरली जरूरी नहीं कि वो टाइम जीरो पे, मतलब इट कैन बी एनी ऑफ दिस टाइप, टाइम जीरो, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा ज्यादा, this is the equation of AC current, this is the equation of AC current। I naught जो है
वो पीक वैल्यू है। ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जो सब जानते हैं 2π/t होता है, जहाँ t है पूरी साइकिल का टाइम पीरियड, या फिर 2πf। इतना लिखो, पहले इतना लिखो, और जो डाउट हो पूछ सकते हो, मैं बताऊंगा। बना लिया तो बता देना। बना लिया सर। ठीक है बेटा, एक बार प्रैक्टिकली समझ लो कि अगर ये करंट यही वाला करंट होगा, सपोज इसकी यहाँ पे ये कोई वैल्यू लेता हूँ, सपोज 10 एम्पियर। एक बार बस प्रैक्टिकली समझ लो कि करंट कैसे फ्लो करता है। अगर डीसी करंट होता, एक बार बस बताऊंगा, पहले डीसी देखो। डीसी अगर देख रहे हो तो यहाँ पर 10 एम्पियर का करंट फ्लो होता रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू का, होता रहेगा होता रहेगा। पर अगर ऊपर का केस देखें, किसी एक पॉइंट पे देखो, पहले करंट जीरो है, हाँ सर जीरो है, फिर बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते यहाँ 10 वैल्यू तक पहुंच गया, फिर आगे ही फ्लो हो रहा है, धीरे धीरे करके कम भी हो रहा है, और फिर जीरो हो गया। अब वही करंट रिवर्स में फ्लो कर रहा है, वही करंट रिवर्स में फ्लो होकर मैक्सिमम 10 हुआ, फिर धीरे करके जीरो हुआ। This is what is the current the direction of current is changing. The direction of current is changing in alternating time. जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है ऑल्टरनेटिंग में, और डीसी में करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। इतना पार्ट क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ूंगा। सर एक बार फिर समझा दीजिए। क्या समझाऊं बताओ सर ये जो आपने डायरेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट समझाया, अगर मैं बोलता हूँ करंट 10 एम्पियर फ्लो कांस्टेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हमेशा 10 एम्पियर है, ऐसे करके। सर ये बट डीसी अगर की बट अगर डीसी मैं है। इसी ऊपर वाले की बात करता हूँ, तो करंट पहले टाइम जीरो पे बताओ कितना है, जीरो। हेलो, तुम क्लास में आ गए हो कि नहीं? हाँ चल, मैं क्लास ले रहा हूँ, फिर बाद में बात करूंगा। समझ गया बेटा, चल मैं रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ। अगर ऑल्टरनेटिंग वाला देखो तो टाइम जीरो पे अगर एक किसी पॉइंट पे देखो करंट जीरो है, फिर वो बढ़ रहा है ऐसे करके, बढ़ते बढ़ते इसी पॉइंट पे 10 हो गया, फिर अभी 10 के बाद धीरे धीरे करके यहाँ कम हो रहा है, फिर जीरो हो गया, यहाँ देखो ना ग्राफ में, और फिर रिवर्स में बढ़ रहा है, और फिर इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, 10 हो गया, और फिर इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, 10 से कम होकर जीरो हो गया। यही है बस ऑल्टरनेटिंग करंट। एक और केस ले लेता हूँ, रुक जाओ। सर ये इक्वेशन कैसे आई करंट की? साइन इक्वेशन, एक सेकंड, ये तो साइन की इक्वेशन है ना बेटा। इसमें मैं ये इक्वेशन कैसे बताऊंगा? साइन अगर मैं बोल रहा हूं कि साइन, जैसे साइन और कॉस की तो यही इक्वेशन बनेगी ना, पीरियोडिक सिग्नल है ना। इसमें क्या चीज बताऊं, मुझे बताओ। अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि ये ये इक्वेशन बनी कैसे, ये तो पहली बार किसी ने पूछा मेरे से। सपोज मैं कहता हूं कॉस साइन थीटा का ग्राफ बनाओ, तो ऐसे ही बनेगा ना। इसमें मैं कैसे समझाऊं कि वो तो वैल्यू चल के बनेगा ऐसे करके। ठीक तो है सर। ऑल्टरनेटिंग करंट की जो इक्वेशन है साइन और कॉस की, वो ये बन गई, खत्म हो गई बात, ऐसे बन गई।
आई नॉट पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, और सिंपल हार्मोनिक में भी तो यही पढ़े थे ना, ऑल्टरनेटिंग को, और ये 2 पाई एफ है या ये 2 पाई बाई टी है। सर मतलब डीसी करंट में टाइम t इक्वल्स टू 0 पे भी कांस्टेंट है, टाइम t इक्वल्स टू हाँ, कैपिटल T पे भी और क्या, कांस्टेंट है, और बस क्या, एसी में वेरी कर रहा है वो। एसी में वैल्यू वेरी कर रही है, साथ में डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। ओके सर, आ गया डायरेक्शन, समझ में। ऑल्टरनेटिंग में डायरेक्शन बदल जाती है, उल्टी हो जाती है, फिर वापस हो जाती है, फिर उल्टी हो जाती है, फिर वापस हो जाती है। और जो 12th में तुम पढ़ोगे सिग्नल्स, वो केवल साइन और कॉस को फॉलो करेंगे, या तो ऐसा होगा, या फिर ऐसा कुछ होगा। सर पर ये जो कॉस की इक्वेशन है, इसके लिए ग्राफ तो 1 से चालू होगा ना टाइम t इक्वल्स टू बेटा 0 पे। समझ गया मैं, कोई दिक्कत, ये कांस्टेंट ये भी लगाओ ना, इतना तो लिखो पहले। ओके सर। लिख लिया। आई नॉट इज व्हाट वैल्यू, पीक वैल्यू। इतना क्लियर होगा तो फिर आगे चलूंगा। जब आप इंजीनियरिंग करोगे तो आप बेटा बहुत सारी शेप्स के एसी, जैसे स्क्वायर बनाया था, ट्रायंगुलर बनाया, बहुत तरीके का, और वो उन सब पे एनालिसिस करोगे। अभी हम करेंगे केवल साइन और कॉस पर, क्योंकि ये फंडामेंटल होता है। सर अभी आपने वोल्टेज टाइम वाला वैसा ही साइन ग्राफ हाँ? बना था। क्या तो बेटा, फिर से बोलो, फिर से बोलो। सर अभी आपने वोल्टेज और टाइम वाला भी वो एसी का साइन ग्राफ बनाया था, तो उसमें भी ऐसे ही वैल्यू आएगी? कैसी? ये जो इक्वेशन है। हाँ हाँ, ऐसे ही रहेगा। अब ये जो पूरा, अच्छा इसको भी लिख लो। ये जो पूरा अंदर का टर्म है, इसको मैं थीटा से डिनोट कर रहा हूं। ये जो पूरा अंदर का टर्म होता है, इसको बोलते हैं फेज। बेटा मैंने 11 में बहुत तुम्हें फेज सिंपल हार्मोनिक में और साउंड एंड वेव में बताया था। ये पूरा अंदर के टर्म को बोलते हैं फेज। लिखो फेज। फेज डिपेंड्स ऑन टाइम, तो चेंज ऑफ फेज विद टाइम कितना होगा? दिस इज द चेंज ऑफ फेज विद टाइम। तुम इमेजिन कर पा रहे हो एसी करंट क्या चीज है? नहीं कर पा रहे हो क्या? यहां देखो, चलो यार, सपोज ये है। अब एक पॉइंट पे देखते हैं, चलो यहां पर सपोज टाइम 0 पे देखेंगे तो करंट 0 है। फिर धीरे धीरे करके यहाँ करंट बढ़ रहा है, बढ़ते 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 4 हो गया, फिर धीरे धीरे करके कम हो रहा है, 4 से 0 हो गया, फिर रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते 4 हो गया, फिर कम हो गया। ये ऐसी करंट है, साइन वाला। सर अगर ऐसा होता तो, अगर ऐसा होता तो क्या होता? तो इसमें ये होता, इतने टाइम के लिए करंट 4 है, और फिर बचे हुए टाइम के लिए करंट वापस 4 है, खत्म हो गई बात, रिवर्स हो गया करंट। पूछ लो अभी, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं ऐसा बताने के लिए। एक छोटा सा प्रॉब्लम कर लो पहले, एक छोटा सा सवाल कर लो।
करो। हो गया सर। सॉरी, मैं थोड़ा बाहर चला गया था, कोई आ गया था। हटाओ ये जो सामने लिखी हो बेटा, ये हटा दे, क्लियर कर दे। ठीक है, चलो। यस सर। 10 वोल्ट्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकालो। फिफ्टी हर्ट्ज, ठीक है। मतलब देयर आर 50 साइकिल्स इन 1 सेकेंड। इसका नेक्स्ट पार्ट, नहीं नहीं, इसको ऐसे लिखो, चेंज ऑफ फेस लिखो, चेंज ऑफ फेस बेटा किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लें। चेंज ऑफ फेस इन 0.01 सेकेंड। बताओ कितना फेस बदला।
इतना फेज बदल गया। पूरा चैप्टर साइन कॉस और ट्रिग्नोमेट्री पे, इसलिए भी एक आध दिन तक तो तुम्हें लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं। सर इसमें हम डिग्री में नहीं लेते वैल्यू इसकी? ले लो 180 डिग्री लिख दो। सर मतलब एसआई यूनिट में ही लिखते हैं ना बस, नहीं, ये किसने रेडियन बोला में? कि रेडियन सही यूनिट है? सर मतलब रेडियन में ही लिख लिखते दो हैं लिख दो ना? लिख दो 180 डिग्री लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। आगे चलो। ये तो मैंने बता दिया, इक्वेशन ऑफ साइन और कॉस एसी सिग्नल, ठीक है। अब लिखो एवरेज वैल्यू। थोड़ा एवरेज वैल्यू पे बात करेंगे, बट अभी चीजें बदल रही हैं, तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी सिग्नल। अब अगर मैं आपको ये बनाऊं, सपोज बताओ क्या एवरेज वैल्यू है इसकी, इस सिग्नल की बताओ एवरेज वैल्यू क्या है? व्हाट इज एवरेज वैल्यू? 10। हाँ 10, क्योंकि वो कांस्टेंट है तो 10 है साहब, उसमें कुछ एवरेज का चक्कर ही नहीं है। बट अब अगर मैं इसमें आ जाऊं, कोई भी एसी, मैं कुछ लिख रहा हूं, तुम समझ जाओगे। एवरेज वैल्यू ऑफ फुल एसी साइकिल, बोलो कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, क्योंकि जितना वो प्लस में है उतना ही वैल्यू में वो माइनस में। तो एवरेज वैल्यू ऑफ फुल एसी साइकिल इज 0, ये भी लिखो। फुल का तो 0 है, फुल का तो 0 है ऑब्वियसली, क्योंकि जितना वो प्लस है उतना ही वो माइनस है। प्लीज मेक इट। जितना वो प्लस है उतना ही वो माइनस है। फॉर फुल साइकिल इट इज ऑलवेज 0, इसी में इसे लिख रहा हूं। इतना भी लिखो, फिर बताऊंगा क्या मतलब है। फॉर अ पार्ट इट मे और मे नॉट बी 0, पहले लिख लो, देन आई विल टेल यू। सर ऐसे कैसे कह रहे हो? बता रहा हूं क्यों कह रहा हूं ऐसा। फॉर अ पार्ट, कोई भी ले लो, फॉर अ पार्ट, अगर केवल इतने पार्ट के लिए लेता हूं, इट इज नॉट 0। बट अगर मैंने कोई ऐसा पार्ट लिया जिसमें बराबर वो प्लस में आ रहा है, बराबर माइनस में आ रहा है, ये 0 है इतने पार्ट का, क्योंकि जितना प्लस है उतना माइनस। इसमें केवल प्लस प्लस था तो 0 नहीं है। तो मैंने बोला था एवरेज वैल्यू फॉर अ पार्ट may or may not be 0, but for full cycle it has to be 0. Full cycle it has to be 0. ठीक है सर, ये भी समझ में आ गई कहानी।
अब मैं कुछ एक चीज देता हूँ, सपोज करो, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब मैं थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट पे जा रहा हूँ। सपोज एक टेस्ट में एक बच्चे 5 बच्चों के एक नंबर आए 4, 10 मार्क्स का पेपर था। ये नंबर है 4, 2, 0, 4, 10। जरा मुझे एवरेज मार्क्स बताओ कितने हैं? 4। एवरेज मार्क्स बताओ कितने हैं? ये 5 बच्चों के ये मार्क्स आए, तो मुझे गिव टेल मी द एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स क्लास में ये एवरेज मार्क्स आ गए। तो सर ये तो हमें आता ही था, छोटी क्लास में सीख रहा हूं मैं एवरेजिंग करना। अब मैं तुम्हें एक नई चीज सिखाऊंगा। दो दिन ये मैथमेटिकल क्लास लगेगी, बट उसके बाद चैप्टर सीधा लगेगा। फिर 1-2 फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो फिर हर चीज समझ में आएगी। लिखो एवरेज ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन, जैसे y इक्वल टू कुछ लिखा है fx। लेट्स से एग्जांपल है y इक्वल टू 2x। अब मुझे एवरेज निकालना है y का एवरेज। तो जो एवरेज वैल्यू निकलेगी उसका मैथमेटिकल तरीका ये है, इस तरीके से एवरेज वैल्यू निकलेगी y की। लिख लो, इस तरीके से एवरेज वैल्यू निकलेगी y की। मैं पानी लिया जरा। अब देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं। सपोज मैंने यही एक एग्जाम, 3-4 दूंगा बेटा, डोंट यू वरी। x की लिमिट्स दे रहा हूं कहां से कहां तक। फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ y फॉर x 1 2 3। मतलब x तो एक कंटिन्यूस, y तो एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालोगे? पहले एक एग्जांपल दे दें, फिर आप करते रहना। हाँ, ये लिखा नीचे, ये आगे मेरी एवरेज वैल्यू y की। लिखो दो क्लास मैथमेटिकल है, 2.5 क्लास तक हो सकता है मैथमेटिकल लगेगा, बट इसके बाद क्या होगा, मैं अगला चैप्टर वेव ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा, तो उसमें काफी कुछ इसकी कुछ इक्वेशन यूज होंगी। सर ये इंटीग्रेशन हमेशा डेफिनेट ही रहेगा? भाई आपसे बोला जा रहा है, अगर आपसे मैं क्लास में आके बोलूं एवरेज निकालो, तो तुम बोलोगे ना कितने बच्चों का निकालूं? 5 पहली वाली बेंच के निकालूं, दूसरी बेंच के निकालूं? आपको ये तो बताना पड़ेगा एवरेज किसका निकालना है।
यस सर। तो इसमें आपको ओके सर। वैल्यू से डाली बतानी पड़ेंगे ना ओके कि मुझे y का एवरेज x के लिए कहां से कहां तक के लिए निकालना है। ओके सर। आया ना समझ में? कोई जी ना सर। सिखाएगा तुम्हें स्कूल में, कोचिंग में, कोई नहीं बताता। लोगों को ही नहीं पता, क्या बताएंगे? लोगों को ही नहीं पता, उन्हें तो यही नहीं पता एसी क्या होता है। जब पढ़ोगे ना स्कूल में तो देख लेना, कोई बता दे कि कैसे निकलती है एवरेज वैल्यू। बताओ क्या आ रहा है एवरेज? वेरी गुड, 0 आएगा। 0। और मैं देखो ग्राफ से बताऊंगा क्यों 0 आया। सर वो प्लस और माइनस की वैल्यू सेम हो गई होगी बीच बीच में कहीं। ऊपर 0 आ गया, इन्होंने नहीं लिखा, लिख ले। देखो ग्राफ से बताता हूँ क्यों। इसका अगर तुम ग्राफ बनाओगे, मैं जानता हूं तुम सब इसका ग्राफ जानते हो, ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन है। तो जितना मैंने बोला -2 से +2, तो जितना एरिया माइनस में है उतना एरिया प्लस में, इसलिए 0 आ गया। लिख लिया? यस। और करेंगे अभी? यस सर। अ, मैं ही करूंगा। अब देखो, कहने का मतलब ये है, ओनली फॉर द पॉजिटिव आई वांट टू फाइंड द एवरेज, ओनली फॉर दिस, क्योंकि मुझे पूरा तो पता है 0 है। तो अब मैं क्या करूंगा? 0 से π/2। ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा। अब थोड़ा मैं, मुझे पता है साइन का इंटीग्रेशन होता है -cos θ।
cos पाई होता है बोलो -1, टू बाय पाई। मतलब इस पूरे पार्ट की जो एवरेज वैल्यू आई, ये याद करना आगे यूज होगा। इस पूरे पार्ट की जो एवरेज वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 बाय पाई। लिख लो, ये लिखो, इंपॉर्टेंट था। आई होप सबको समझ में आया होगा, इसमें कुछ था नहीं ऐसा बताने के लिए, बस इंटीग्रेशन था 2 बाय पाई। इसकी मेरी क्लासरूम के लेक्चर्स रिकॉर्ड हुए तो थे, बट उसमें प्रॉब्लम ही आ गई, उस साउंड नहीं रिकॉर्ड हो पाई थी कुछ कारणों से, तो वो डले हुए नहीं। और उसके मैं डाल दूंगा आरसी के, वो कट नहीं कर रहे थे आरसी के, इसलिए नहीं डाले थे। पूरे पूरे डाल देता हूँ, पूरे डाल दूंगा उसको मैं। सर इसके ईवर डाल दीजिए ना, किसका? ये एसी के ईवर डाल दीजिए जो अभी बना रहे हैं अपन। ये तो एसी का तो ऐप वाला है ना, वीडियो वाला, क्या जरूरत है? ओके सर। उसमें तो और सिस्टमैटिक है। ये मैं डाल दूंगा यूट्यूब में बोलोगे तो। ये लिख लो, मतलब दिस इज एप्लीकेबल फॉर साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों के लिए। लिख लेने के बाद बता देना बेटा। लिख लिख लिया लिया सर। हाँ, अब मैं ये बोलना चाहता था कि अगर मैंने ऐसे लिखा है, फॉर एग्जांपल वोल्टेज ये आएगा। सर ऐसे कैसे? आपका वो जो आया था 2 बाय पाई, वो जब आपका 2 बाय पाई आया था तब यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ था, याद करो। जब आपका 2 बाय पाई आपने यहाँ लिखा था तो 2 बाय पाई क्या था? इसके लिए था। तो जब यहाँ 1 लिखा था, 1 10 लिखा है तो लिख दो द एवरेज वैल्यू ऑफ पॉजिटिव पार्ट ओनली 2 वी नॉट बाय पाई, ऐसे लिख दो। चलो ऐसे करके जो फॉर्मूला बनता है वो ये है। लिख लो, साइन फॉर साइन एंड कॉस। सर हाँ बोलो। सर ये जो आपने 0 से पाई में लिमिट्स डाली है, इसको जब कॉस में डालेंगे तो 0 से पाई में तो एवरेज 0 हो जाएगा। बेटा तो उस समझे नहीं आप बात को, अभी पहले लिखो फिर बताता हूँ, आपका डाउट वो भी क्लियर करता हूँ। आप लिखो पहले, मैं करता हूँ डाउट तुम्हारा क्लियर। अच्छा वो पूछ लिया तुमने, सबने लिख लिया ये? सर एक मिनट। हाँ सर लिख लिया। देखो तुम जो पूछ रहे हो बेटा आदित्य, बात तो सही कह रहे हो, बट उसमें लिमिट्स फिर मैं केवल पॉजिटिव साइकिल पूछ रहा हूं ना। तो सब ये कॉस थीटा का ग्राफ है, तो उसमें फिर आपकी जो लिमिट्स आएंगी ना, जीरो, ये 0 है, बाहर है। तो बेटा 0 से पाई इज नॉट पॉजिटिव ना, 0 से पाई इट इज नॉट पॉजिटिव। आदित्य आर यू क्लियर विद दैट? 0 से पाई में प्लस और माइनस दोनों बराबर वैल्यू पे 0 हो जाएगा। तो उसके लिए आप इसका इतने पार्ट का निकालो केवल पहले, उसका मॉड ले लो पाई बाय 2 से लेकर
जो भी है वैल्यू है। आदित्य, क्लियर हुआ तुम्हारा डाउट? जी सर। तुम कह रहे हो 0 से पाई में लगाऊंगा तो 0 आएगा। हाँ आएगा, क्योंकि इसमें आधा प्लस है आधा माइनस है। तुम्हें अगर केवल नेगेटिव पार्ट का निकालो तो उसमें लिमिट्स देखो यहां से यहां तक की डलेंगी। आगे चल रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ। अब मैं ये मैथ्स वाले बच्चों के लिए बोलूंगा, वो खुद करेंगे, बट मैं डिराइव नहीं करूंगा यहाँ पे। प्लीज ध्यान रखना, मैं डिराइव नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें बायो वाले बच्चे उनके लिए कोई मतलब नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, तो प्लस में ही आएगा क्योंकि स्क्वायर है। मैथ्स वाले बच्चे, अगर मैं इसमें इसका मैथ्स वाले बच्चे मुझे ये अभी नहीं करेंगे, करके देख लें बाद में घर पे जब समय मिलेगा, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन सिखाने के लिए नहीं बैठा यहाँ पे आज। तो जो एवरेज वैल्यू मैं लिख रहा हूँ इसकी, बेटा ध्यान रखना, मैं एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए लिख रहा हूँ 1/2 है। जब आप घर पे मैथ्स वाले बच्चे कर लीजिएगा, जिनको शौक है करने का, जिनको नहीं है वो ना करें। लिख लो। जीरो तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो पूरा प्लस में है, और 1 से बड़ा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 1 एक ही बार आ रहा है। तो एवरेज वैल्यू सॉल्व करने पे 1/2 आता है, साइन स्क्वायर थीटा का और कॉस स्क्वायर थीटा का। प्लीज याद रखना है। लिख लिया? मैथ्स वाले बच्चे कर लेंगे, बहुत आसान है, उसमें कुछ थोड़ा ना। अगर तुम इंटीग्रेशन आता है तो तुम कर लोगे, नहीं आता तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैं सर इंटीग्रेशन ये दिखा y दूंगा। के अगल बगल ब्रैकेट ये बेटा ब्रैकेट इसलिए लगाया कि लगा दिया, नहीं लगाना मन है तो मत लगाओ, ऐसा कोई कोई नहीं है। हमारा मन नहीं लगाने का मत लगाओ बस। सर इनको मतलब आदत ये ब्रैकेट का कोई सिग्निफिकेंस होता है क्या? नहीं, कोई सिग्निफिकेंस नहीं। ओके सर। लिखते हैं ऐसे करके, इसलिए मैंने लिख दिया। इज दिस क्लियर? अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे जा रहा हूं, जो कि मैंने आज प्लान तो नहीं किया था, प्लान कुछ और था, बट आज मैं करा रहा हूं। साइन और कॉस सिग्नल्स कैन बी expressed और represented in 3 forms. फॉर्म 1 इक्वेशन, फॉर्म 2 ग्राफ। इतना बनाओ, फिर तीसरा एक और बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट आने वाला है। और ये मैं सिंपल हार्मोनिक में और साउंड एंड वेव्स में पढ़ा चुका हूं इन चीजों को। गिरना मत बस।
अब मैं तीसरा फॉर्म बता रहा हूँ जो जिसपे पूरा चैप्टर चलेगा अब आगे। पहले ये बनाओ फिर बताऊंगा। पहले ये बनाओ डायग्राम, फिर मैं लिखवाता हूँ कि फेजर मेथड में, फेजर मेथड क्या है यहाँ। अच्छे से पहले लिख लो, बना लो डायग्राम, फिर बताऊंगा। बेटा इसमें टाइम डालोगे y मिल जाएगा, बिल्कुल सही सर, टाइम डालेंगे y मिलेगा। यहाँ टाइम देखकर y निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकता हूँ सर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसमें कैसे निकालोगे? तो पहले लिखो इन फेजर मेथड, डायग्राम बनाने के बाद लिखो इन फेजर मेथड there is a rotating vector of peak value. There is a rotating vector of peak value. The component of this will give us the value, will give us the value। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर मैं इसका ये वाला कंपोनेंट लेता हूं इधर वाला, और अगर मैं इधर वाला कंपोनेंट लेता हूं तो उससे वैल्यू मिल सकती है, उससे वैल्यू मिल सकती है। ये रोटेटिंग वेक्टर ऐसे रोटेट कर रहा है विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इसको फेजर बोलते हैं। अभी यूज होगा, अभी स्टेप धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, सब यूज होगा अभी। अब लिखो, कैन आई क्लियर दिस? यस वेट फॉर 2 मिनट्स। हाँ बना लो। आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसके बाद फिर सारी चीजें रिलेट होती रहेंगी, सब ये सब यूज होता रहेगा। सर रोटेटिंग वेक्टर मतलब? जो रोटेट कर रहा हूं, ये कैसा वेक्टर, ए वैल्यू, ए इज व्हाट, पीक वैल्यू जो भी है, वो ऐसे घूम रहा है, ऐसे करके ये ऐसे घूम रहा है। फेजर मेथड में यहां तो तुमने इक्वेशन लिखी, यहां उसी का ग्राफ बना लिया, टाइम डालोगे y मिलेगा, टाइम से y मिलेगा। इसमें अगर इसका कंपोनेंट लोगे तो भी y मिलेगा। आयुष क्लियर हो गया? समझ में नहीं आ रहा ये फेजर मेथड अप्लाई कैसे करेंगे। अभी छोड़ दो, अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा, समझने का कुछ है भी नहीं, अप्लाई करना भी नहीं पड़ेगा, चिंता मत कर, ओके सर। अप्लाई करना भी नहीं पड़ेगा बस। चलो आगे, तुम्हें करना थोड़ा ना अप्लाई कोई, तुम्हें कुछ वहां घूम रहा होगा, कुछ यस वैल्यू, सर। कुछ भी नहीं करना, बस सीधे एक तरीका है वो बताया। अब जो आ रही है चीज, ये 11 में पढ़ी है, सभी ने पढ़ी होगी, उसका एक रिवीजन करा दूं। लिखो, पहला केस, ये दो सिग्नल्स दिए हुए हैं, केस 1, 3-4 केस ले लो छोटे छोटे।
इन दोनों के बीच में क्या फेज डिफरेंस है? जीरो है सर। हाँ, और क्या इसमें? तो 9वीं क्लास का बच्चा बता देगा कि अंदर के टर्म को आप फेज बोलते हो, तो डिफरेंस है जीरो। इतना लिखो, फिर मतलब बताऊंगा। when जब भी बोले फेज डिफरेंस बिटवीन सिग्नल जीरो would mean that अभी लिखना मत। अगर मैं बोलता हूं कि दो इनके बीच में फेज डिफरेंस जीरो है, बिल्कुल सर जीरो है, बिल्कुल सही कह रहे हो, दिख रहा है। जब जिस समय y1 जीरो होगा उस समय y2 भी जीरो होगा। जिस समय y1 अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा उस समय y2 भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। क्लास में तो थोड़ा विजुलाइज करा देता अभी, लेकिन बैठ के तो नहीं करा पाऊंगा। The phase difference between signals is zero. This when phase difference between signals is zero would mean that when one signal is at zero value, the other is also zero. When हाँ सर, ये समझ में आ गया। जब एक मैक्सिमम वैल्यू पे होगा तब दूसरा भी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, जब एक जीरो पे होगा तब दूसरा भी जीरो पे होगा। लिख लो फटाफट, ये सब यूज होगा। रजिस्टर में लगेगा एसी सिग्नल, इंडक्टर में लगाऊंगा, कैपेसिटर में लगाऊंगा, तो सब ये सारी बातें होंगी उस समय। लिख लिया हो तो बताना। यस सर, लिख लिया। दूसरा केस, इसका मतलब है कि जब जीरो होगा तो दोनों का बिहेवियर एक सा ही चल रहा होगा। ये बना रहा हूं ग्राफ, इसी के लिए बना रहा हूं। ऐसा, इसका ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। चाहो तो बना लो। कल 2 टेस्ट हैं आपके, जो मैग्नेटिक का था जो संडे को होने वाला था वो भी कल है, और जो मोशन ग्रेविटी का वो भी कल है। और मैं आपका प्लान बनाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैट्स का। हर सेकंड डे टेस्ट ऑब्जेक्टिव है, ट्रू एंड फॉल्स, एवरी सेकंड डे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ऐसा कर लेंगे। बस आपको टॉपिक को रिवाइज करना है और ट्रू एंड फॉल्स 15-15 मिनट के टेस्ट है, 15, 20, 25, 30, इससे ज्यादा एक भी नहीं है। सर वो रे ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आप कब कराओगे? जब सिलेबस कराऊंगा पूरा तो वो भी कराऊंगा, मुझे याद है वो छूटा हुआ। ओके सर। कुछ आने वाला है क्या किसी एग्जाम में अभी? सर अभी उसी का पेपर होने वाला है स्कूल में, वीडियो में उसमें तो रे देखो, ऑप्टिक्स बाकी सब तो ठीक है, पर ऐप में देखो बहुत आसान है वो, तो उसमें डला हुआ है शायद, देखो एक बार जरा ध्यान से उसमें है कि नहीं।
हो गई ऑब्वियसली। है सर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो आसान है है, तुम पूरा। कर हो जाएगा, नॉट बहुत ही आसान है, वो तो लेंसेज भी बेस्ड ओके है। सर। बिल्कुल मुझे पता है बेटा ओके उसमें। सर। अब केस 2 लेता हूँ, चलो एक और केस। एक सिग्नल ये है, लास्ट ईयर बच्चों को याद होगा मैंने बहुत अच्छे से एक्टिंग कर करके सिखाया था, फेस डिफरेंस एक्ट करके बताया था, लाइव रियल लाइफ के एग्जांपल्स लेकर। अगर ना भूले हो तो अच्छी बात है, नहीं भूलेंगे मुझे पता है। ये तो लिखे हैं। याद है सर। हाँ बस मुझे पता है तेरे को याद होगा, और जिंदगी भर याद रहेगा कि फेस डिफरेंस पाई क्या होता है और कब आता है जिंदगी में। तो जीरो कब था तुम्हारी जिंदगी में, और पाई बाय 2 कब होता है, और कैसे कैसे क्या होता है। चलो ये तो है, लिखो। अब रुक जाओ, आंसर मत देना, जीरो मत बोलना बेटा। अरे सर जीरो क्यों नहीं बोलेंगे, इसमें भी वही है इसमें भी वही, नहीं। फेस डिफरेंस कंपेयर होगा जब या तो दोनों साइन में हो या दोनों कॉस में हो। तो इसको मैं कॉस को साइन में बदल देता हूं। जल्दी नहीं है कोई मेरे को? अरे सर लिख दो पहले। पर सर हमने तो ये भी सीखा था। ये होती है आइडेंटिटी, याद रखना। और ये भी होती है, बोथ आर एप्लीकेबल, बोथ आर राइट। इतना सर अब मैं मेरे को अब कैसे पता चला कौन सा यूज करना है? आपने ये प्लस क्यों लिखा? यहाँ ओमेगा टी प्लस में है, यहाँ भी प्लस में, तो यहाँ भी प्लस में होना चाहिए था, इसलिए ये वाला फंक्शन आया। ये क्यों नहीं लिखा? अगर ये लिख देता तो क्या बनता, अगर ये लिखता तो क्या बनता। ये भी y2 ही है, बट यहाँ ओमेगा टी प्लस में है और यहाँ ओमेगा टी माइनस में, इसलिए नहीं, इसलिए इसको नहीं यूज कर सकता। मैं वो यूज करूंगा जिसमें ओमेगा टी का साइन सेम रहे। सर ये वाला केस एक बार फिर से कौन सा समझा बेटा? दीजिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन सर सा ये केस केस 2। है? सर केस 2। हाँ तो समझा रहा हूँ ना अभी, केस 2 तो समझा रहा हूँ अभी, केस सर 2 बीच तो में चल मेरा रहा है। डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए समझ अच्छा अच्छा नहीं अच्छा, आया अभी आपने क्या बोला। नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। A1 साइन ओमेगा टी, A2 कॉस ओमेगा टी, A2 कॉस ओमेगा टी। अब फेज डिफरेंस निकालना है, तो आपको ध्यान ये रखना है दोनों साइन या दोनों कॉस। तो मैं पूरे चैप्टर में कॉस को बदला करूंगा जनरली। तो मैथ्स में आइडेंटिटी होती है ये दोनों, कॉस थीटा इक्वल टू साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है, ये भी। तो इन दो में से कौन सा यूज करना है? आप इसको यूज करोगे ताकि ओमेगा टी का साइन सेम रहे। शुभी क्लियर हुआ? शुभी, श्वेता, यस सर। श्वेता, यस सर। जसलीन, तो बताओ फेज डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों के केस में? y/2। पाई बाय 2। लिख लो, इतना लिखो पहले, फिर मतलब प्रैक्टिकल मतलब बताऊंगा पाई बाय 2 में क्या होता है। ये सब अप्लाई होगा, तुम बिल्कुल वो मत सोचो अरे सर मुझे याद नहीं हो पाएगा, सब याद करवा दूंगा। लिख लेना, बताना। लिख लिया सर।
अब π/2 जब होता है फेज डिफरेंस तो उसका क्या मतलब हुआ बता रहा हूं। जब y1 0 होगा, जब ये पूरा फंक्शन 0 होगा, तब y2 मैक्सिमम होगा, क्योंकि जब व्हेन सर कैसे पता चलता है, ये ऐसे पता चलता है, यहाँ देखो बता रहा हूं। जब sin थीटा 0 होगा तो cos थीटा 1 होगा। तो जब y1 0 है तब y2 मैक्सिमम है। When y1 is at 0 value, y2 will be maximum. फेज डिफरेंस π/2 में ये होगा। फेज डिफरेंस 0 में क्या होता है, दोनों एक साथ 0 पे पहुंचते हैं, दोनों मैक्सिमम वैल्यू पे एक साथ होते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें एक 0 होगा तब दूसरा वाला मैक्सिमम पर होगा। लिखो तीसरा फेज डिफरेंस का केस, इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो गया आज का। लिख लिया? आज मैं कोई इसमें होमवर्क नहीं दूंगा वीडियो, क्योंकि मैंने सीक्वेंस थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है। अगली क्लास से दूंगा होमवर्क, तुम तो अपने टेस्ट के लिए कल रिवाइज करो। थर्ड केस जो कि सब यूज होंगे बाद में, ये लिखो। इतना लिख लो पहले। यहाँ देखो, ये याद रखना है आपको बेटा, मैथ्स वाले बच्चों को तो याद होना चाहिए, बायो वालों के लिए बता रहा हूं। तो इसको आप लिख सकते हो लिख लो। लिख लिया? अब इसमें जब पाई होता है तब क्या होगा? जिस समय y1 मैक्सिमम पर होगा तब y2 नेगेटिव मैक्सिमम पर होगा। ऑब्वियसली जब ये वाला 1 है sin ओमेगा टी, तो ये भी तो 1 ही है, पर ये माइनस है। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे, ये अगर y1 है तो y2 का ग्राफ ऐसा बना। इज दिस क्लियर? आज इतना ही मेरे को लगता है कराना, क्योंकि ज्यादा कराने का मतलब नहीं।